ज़ोमैटो का आईपीओ अब आ चुका है और इसकी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। लोग इसे लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, लेकिन उनके पास जानकारियों की कमी है। अब सवाल यहां पर कई सारे आते हैं लोगों के मन में कि आखिर ये आईपीओ है क्या और इस आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। तो तमाम आपके जो सवाल हैं, जो एक बेसिक सवाल होते हैं जो सबको जानने की जरूरत है, इन सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक जोशी जी। आलोक जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक में। आलोक जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, सबसे बेसिक सवाल भी है, क्योंकि लोग आईपीओ के बारे में सुने तो हैं लेकिन उन्हें अच्छे से पता नहीं है कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आसान भाषा में समझाएं कि ये आईपीओ क्या चीज है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसा नाम से साफ है, पहला सार्वजनिक ऑफर। पहले इसको न्यू इशू कहा जाता था। ये दरअसल कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर बाजार में जारी करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहा जाता है। इससे पहले उस कंपनी के शेयर बाजार में नहीं हैं, वो पहली बार बाजार में आ रही है और अपने शेयर पब्लिक के लिए ला रही है। इसके लिए जो तमाम प्रक्रिया है वो सेबी के पास अर्जी लगाती है, वहाँ डीआरएचपी फाइल करती है जिसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। फिर वो पास हो जाता है तो फिर वो आरएचपी बन जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको कहा जाता है, और इस रास्ते उसको मंजूरी मिलती है। लंबी प्रक्रिया है शेयर बाज़ार से पैसा उठाने की, लेकिन जब पहली बार कंपनी आती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आ रही है और पैसा उठा रही है, तो उसको एफपीओ या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। पहले इनको सिर्फ पब्लिक इशू, न्यू इशू या पब्लिक इशू कहा जाता था, लेकिन फिर सेबी ने उनका नाम बदल दिया, क्यों बदला पता नहीं, लेकिन अब उसे आईपीओ और एफपीओ कहा जाता है। एग्जिस्टिंग कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, एफपीओ, और अगर कंपनी पहली बार बाजार में आ रही है तो उसको कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए, इसी सवाल से जुड़ा एक और सवाल हम ले लेते हैं कि आखिर आसान अगर भाषा में हम समझना चाहें, अगर एक लेमैन के भाषा में हम अगर समझें, तो ये स्टॉक या फिर ये शेयर होती चीज क्या है, ये इसको कैसे डिफाइन किया जाए, इसको आसान तरीके से कैसे समझा जाए। तो एकदम आसानी से समझना है तो शेयर का आप डिक्शनरी में अर्थ देख लीजिए। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा, तो ये भी बिल्कुल वही है। ये किसी एक कंपनी को हिस्सों में बांटा जाता है। किसी एक कंपनी की जो कुल पूंजी है, उस कंपनी के कारोबार की कुल कीमत नहीं, उस कंपनी की शुरुआत में उसके प्रोमोटर्स तय करते हैं कि हम कितनी रकम लगाएंगे, उसको कुल पूंजी कहा जाता है। कुछ पैसा वो अपने पास से लगाते हैं, कुछ दूसरों से मांग के लगाते हैं। इस पूरे पैसे को अगर उनका इरादा है, अगर मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ तो मैं दुकान चला रहा हूँ, तो अकेला मालिक हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टुकड़े करने की। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में साफ होता है कि हमें बाद में जाके कभी शेयर इशू करने हैं या नहीं भी करने हैं, हिसाब किताब इस लिहाज से रखना है, अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना है, तो उस पूरी कैपिटल को टुकड़ों में बांट देते हैं। ये टुकड़ा 100 रुपये का हो सकता है, 50 रुपये का हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है। पुराने समय में होते थे ऐसे शेयर्स जो 1000 रुपये के होते थे, ज़्यादा के भी होते थे, लेकिन आमतौर पर 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर्स होते हैं। तो उस पूरी पूंजी को 10-10 रुपये के हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्से को एक शेयर कहा जाता है। शेयर के 2-3 प्रकार होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो शेयर बाजार में चलता है, जो लिस्टेड होता है, ये इक्विटी शेयर है, और इक्विटी से बराबरी का भाव आता है। और इस शेयर का अर्थ यही है कि जितने लोगों के पास ये शेयर है, इस एक शेयर पे आपके अधिकार भी बराबर हैं, और आपको जो मिलने वाला हिस्सा है, कि कंपनी जब कमाई में से हिस्सा बांटती है जिसको डिविडेंड कहते हैं, तो वो बराबरी से एक एक शेयर पे बराबर बांटती है, इसलिए इसको इक्विटी शेयर कहा जाता है। और शेयर के साथ एक ख़ास बात और होती है कि जब आप लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी देनदारी, मान लीजिए उस कंपनी पर कोई मुकदमा हो गया, कोई बड़ी भारी देनदारी निकल आई, आप सोचते हैं साहब मैंने इसका शेयर खरीद लिया, मैं तो नहीं फंसूंगा, तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आपकी देनदारी लिमिटेड है, इसीलिए इस कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होता है, लिमिटेड टू दी वैल्यू। जो पैसा आपने लगा दिया है पहली बार में, या हो सकता है कई बार 3 टुकड़ों में लगता है पैसा,
अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, ऐसे टुकड़ों में भी लग सकता है। लेकिन आमतौर पर जो 10 रुपये का शेयर है, तो ये 10 रुपये आपकी लिमिट है लायबिलिटी की, इससे ज़्यादा आपसे कोई वसूली नहीं कर सकता है। कमाई की कोई लिमिट नहीं है। आपकी कंपनी लाखों रुपए कमाए और वो आपको लाखों रुपए बांटे, तो आप 10 रुपये लगाकर लाखों कमा सकते हैं। लेकिन जब डूबने का सवाल आएगा तो वो 10 रुपया, या अगर आप बाज़ार से खरीद रहे हैं, आपने वही 10 रुपये का शेयर 20,000 रुपये में ख़रीदा है, तो वो 20,000, ये आपकी लिमिट हो गई। उससे ऊपर आपके घर वसूली के लिए कोई नहीं आ सकता। ये आपको इसमें लाभ है। अच्छा, शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद आखिर कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में भी। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका सीधा जवाब है कि आप किसी ब्रोकर के पास जाएं, या आप ऑनलाइन अकाउंट खोल लें, और आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे। और उसके बाद ये डीमैट अकाउंट भी जब आप खोलते हैं तो ये किसी ब्रोकरेज का डीमैट फॉर्म होता है जिसके ज़रिए आप खोलते हैं। आम तरीका ये है। एक दूसरा तरीका होता है वो ऑफ मार्केट ट्रेड का, लेकिन उससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है ख़ास, इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, इसका काम ही होता है लोगों के शेयरों के लेन देन में मदद करना। इसीलिए ये मूल रूप से इनको, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड नाम से कंपनी बनी थी। तो स्टॉक एक्सचेंज करने वालों की एसोसिएशन, लोग एक दूसरे के साथ शेयरों का लेन देन कर सकें। तो ये काम ब्रोकर आपस में करते थे, ब्रोकर एक्सचेंज के मेंबर होते थे। हमको और आपको खरीदना होता था तो हम ब्रोकर के पास जाते थे, हम ब्रोकर को पैसा देते थे, कहते थे हमारे लिए शेयर खरीद दीजिए, वो हमारे पैसे से शेयर खरीद के किसी और से लाते थे, हमको देते थे। अब ये काम बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप ऑनलाइन अकाउंट खोल के भी ये काम कर सकते हैं। किसी ब्रोकर के ऑफिस में जाकर वहाँ अपना अकाउंट खोलकर उनसे उनको ऑर्डर दें कि हमको शेयर खरीदना है। इस रास्ते से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये तो आईपीओ शेयर इनकी बातें हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आईपीओ से कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है आम जनता को, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का इसमें क्या फायदा होता है? जो कंपनी आईपीओ लाती है उसे कैसे फायदा होता है, ये भी हमारी जो जनता है उन्हें एक बार समझाने की प्लीज कोशिश कीजिए। आईपीओ लाने से कंपनी को क्या फ़ायदा है, ये सीधा जवाब इसका ये है कि कंपनी को पैसा मिलता है। कंपनी को अपना कारोबार करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मुझे छोटा कारोबार करना है तो मेरे पास अपना पैसा हो, उससे गुजारा कर लूँगा, घर परिवार से कर्जा ले लूँगा या बैंक से ले लूँगा कि लौटा दूँगा। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहता हूँ, जो प्रमोटर्स आमतौर पर करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदार बने। और इसके लिए उनको ये जो पैसा मिलता है, जैसे मैंने बताया कि आपका कोई रिस्क नहीं है शेयर में पैसा लगाने के बाद, इसी तरह प्रमोटर जब आपसे शेयर का पैसा ले रहा है तो अब उसको आपको कुछ लौटाना नहीं है, आपको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आपकी और प्रमोटर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि अब आप भी कंपनी के एक हिस्से के मालिक हो गए हैं। अब आप कंपनी के कर्जदार देनदार नहीं हैं। आपने कंपनी को कर्जा नहीं दिया जो वापस मिलेगा। जो पैसा आपने लगा दिया वो लगा दिया, अब वो डूब गया तो डूब गया, ये आपकी किस्मत है। अगर उससे बहुत कमाई हुई और वापस आया तो भी आपको कमाई होगी, ये आपकी किस्मत है। इस तरह से कंपनी के प्रमोटर को बहुत सारे हिस्सेदार मिल जाते हैं अपने साथ, एक बड़ी बिरादरी बन जाती है। तो उनको पैसा जुटाने में मदद मिलती है, उनको बैंकों से कर्जे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसके लिए एक पुराना किस्सा सुना देता हूँ। 1907 का किस्सा है, भारत की शुरुआती लिस्टेड कंपनियों में से एक का किस्सा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा जिस वक्त ये कंपनी लॉन्च कर रहे थे, उनको ये स्टील प्लांट लगाना था। तो उस वक्त जो ब्रिटेन का बाज़ार था, तब भारत के लोग ब्रिटेन के बाज़ार से, इंग्लैंड के बाज़ार से पैसा उठाते थे आमतौर पर। वहाँ मंदी चल रही थी, वो पैसा उठा नहीं सकते थे। जमशेदजी टाटा ने तय किया कि साहब मैं भारत के बाज़ार से ही पैसा उठाऊंगा। इन्होंने भारत में अपने शेयर इशू किए और हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका शेयर ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हुआ और उनको पूरा पैसा मिल गया। ये जो फ़ायदा जमशेदजी को उस वक्त हुआ था, जिससे उन्होंने वो कंपनी खड़ी की जो अभी पिछले 15-20 साल पहले तक इस देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, वो टाटा स्टील कंपनी। तो वो कंपनी खड़ी हुई थी। इसी तरह से तमाम प्रोमोटर्स जिनको अपना कारोबार खड़ा करना है, बड़ा करना है, उनको इस रास्ते पैसा मिल जाता है।
ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, कोई कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो इससे क्या आम आदमी को कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो किस तरीके से पड़ता है, ये एक सवाल है। कंपनी के आईपीओ आने से मुझको, आपको, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क समझने के लिए ज़रूरी है। एक, आपको कंपनी में हिस्सेदारी का मौका मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि शेयर बाज़ार नहीं होता और ये बड़े बड़े कारोबार हमारे आसपास चल रहे होते और हम इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकते। आज की तारीख में हमको अपना पैसा कहीं लगाना है तो हमारे पास क्या रास्ते रहते? जिस तरह का बैंकों का हाल है, अगर इसको देख लें तो इंटरेस्ट रेट भी लगातार कम होता जा रहा है। तो आम आदमी कंपनी के आईपीओ से इस तरह से उसको फ़ायदा मिलता है कि वो उसमें पैसा लगा सकता है, अपने हिस्से के शेयर ले सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहता हूँ कि वो समृद्धि का हमसफ़र बन सकता है। जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी अपने कारोबार खड़े कर रहे हैं, आप इसमें छोटे छोटे हिस्से के ही हिस्सेदार बन सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें बड़ी कमाई कर सकते हैं अपने हिस्से के अनुपात में। ये फ़ायदा है आम आदमी के लिए आईपीओ का या शेयर बाज़ार का। ज़रूरी नहीं कि आप आईपीओ में ही पैसा लगाएं या आपको वहाँ शेयर मिल जाए। आप बाद में भी पैसा लगाकर शेयर खरीद सकते हैं और तब भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, जब आईपीओ की बात हो रही है तो कंपनियां आईपीओ अपने ला रही हैं, ऐसे में एक सवाल ये आता है कि जोमेटो ने अपने आईपीओ को पेश किया और दिवाली पर पेटीएम, तो इससे बाजार पर कैसा असर पड़ेगा, क्या कुछ खास रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जोमेटो जैसी कंपनी का आईपीओ जो इस वक्त खुला हुआ है, 9,375 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, इसको लेके विद्वानों में भारी मतभेद है। हालांकि पहले दिन ही ऐसा लग रहा है कि करीब करीब ये अब निकल जाएगा आईपीओ, सब्सक्राइब तो हो जाएगा। जो रिटेल सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पहले ही दिन 1.5 गुने के आसपास, जब तक मैंने देखा था अब से 2-3 घंटे पहले, 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में हो चुका है। यानी छोटे इन्वेस्टर काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं इस इशू को लेकर। तो कई बार ऐसे आईपीओ जब आते हैं तो ये बाज़ार का मूड बढ़ाने का, उछालने का, या कई बार बाज़ार का मूड ख़राब करने का काम करते हैं। तो अभी जोमेटो का आईपीओ दिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं अभी जो नए इन्वेस्टर बाज़ार में आए हैं। लाखों क्या करोड़ों में हो गया है वो नंबर। मेरा ख्याल है करीब 2 करोड़ इन्वेस्टर पिछले कुछ समय में देश में नए आ गए हैं बाज़ार में। तो ये नए लोग, इनमें बहुत नौजवान लोग भी हैं जो जोमेटो जैसी चीज़ या पेटीएम जैसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको शायद समझ में आता है कि असली ताकत क्या है इसकी। जोमेटो के को प्रमोटर हैं, उन्होंने आज कहा है कि अगर आपको जोमेटो का धंधा समझना है तो आप इतनी बात समझिए कि अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो जो लोग जोमेटो के भविष्य पर भारी भरोसा करते हैं उनके लिए बड़ा मौका है। वो आज जोमेटो के आईपीओ में पैसा लगाएंगे। कल को अगर इनकी तगड़ी कमाई हो गई, समझिए लिस्टिंग के दिन लॉटरी लग गई, अगर ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हो गया, तो फिर बाज़ार में जम के एक उत्साह की लहर आएगी। और पेटीएम को लेकर भी करीब करीब ऐसी बात है। पेटीएम का आईपीओ जब आएगा, वो भी एक बड़ा आईपीओ है, बड़ा पैसा उठाना चाहती है वो कंपनी। इन दोनों को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन फिर एक दूसरे लेवल पे बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और अगर ये 2 आईपीओ सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर दोनों सफल हो जाते हैं, तो जाहिर है कि बाज़ार में एक नया धंधा बाज़ार में आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी, फिनटेक जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, इनके आईपीओ अभी तक है नहीं। जोमेटो जैसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है बाज़ार में। पेटीएम जैसी एक दूसरी कंपनी मोबी क्विक ने भी अप्लाई किया है आईपीओ के लिए, तो वो भी अब आना चाहते हैं। तो नए तरह के कारोबार बाज़ार में आ रहे हैं। उन कारोबारों को मौका मिल रहा है पैसा उठाने का, और हमारे जैसे लोगों को मौका मिल रहा है कि हम इन नए धंधों में पैसा लगाएं, जिनके बारे में अभी तक हम सुनते थे कि इसमें फलाने बड़े आदमी ने, टाटा ने पैसा लगा दिया, नारायण मूर्ति ने पैसा लगा दिया, उनके बेटे का एक फंड है कैटामरान, उसने पैसा लगा दिया, दुनिया के बड़े बड़े फंड हैं, सॉफ्ट बैंक आता है वो पैसा लगा देता है। हम लोग सोचते रहते हैं भाई इसका शेयर क्यों नहीं आता है जिसमें हम भी पैसा लगा दें। तो अब एक तरह से ये मौका मिल रहा है। कैसा ये इशू परफॉर्म करता है, ये चमकता है या ठंडा होता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और बाज़ार की आगे की दिशा के लिए मेरी समझ से ये दोनों इशू काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जोशी साहब, आपके जो जवाब रहे हैं, उम्मीद करते हैं इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो मन में डाउट्स हैं, उनकी जो बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं थी, उम्मीद करते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिखिए। उन सवालों तक हम पहुंचेंगे और आप तक उसका जवाब भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो सब कुछ भला चंगा हो और आपके घर भी लक्ष्मी की बरसात हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।